हेलो। हाँ जी। तो देखिए रजिस्टिविटी जो है आर ए बाई एल होता है। तो जहाँ तक आर की बात करें तो ओम होता है एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, इसमें स्क्वायर से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ओम मीटर। तो इसके हिसाब से इसका आंसर ये हुआ। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस और हमारे बनाए जा सकते हैं। रजिस्टिविटी में याद रखिएगा कि यह टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। एक बात जो खास करके आपको और याद करनी है वो याद रखिएगा कि यह डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। तो एक सवाल और हो जाता है कि रजिस्टिविटी जो हम आर ए बाई एल देख रहे हैं इसका डायमेंशन। तो आर का रेजिस्टेंस का डायमेंशन आप यहाँ लिखे ही हैं ml2t-3 a-2, और एरिया का आप समझ सकते हैं एरिया का L2 होता है। तो कुल मिला करके ml2t-3 a-2 ये लिख दिया, ए का लिख दिया, एल का एल काट दीजिए, कट जाएगा। तो हमारे हिसाब से ये ml2 यहाँ एक ये है तो 3 हो जाएगा, -3 ए का पावर -2। तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन भी हो सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से रेजिस्टेंस के और सवाल आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सीरीज में बात करें तो रेजिस्टेंस में R1 R2 हो जाता है। इसमें हम आपसे ये कह सकते हैं कि करंट का वैल्यू सेम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाएगा, और इसमें R मैक्सिमम निकलता है तो ये NR हो जाएगा। ठीक है। और थोड़ा सा आगे और जाते हैं तो पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में ये 1/R1 + 1/R2 1/R ये हो जाता है। आइडेंटिकल के लिए 1/R मिनिमम हो जाएगा तो ये N/R, जिसे आप और हम प्यार से कह सकते हैं कि R मिनिमम इज इक्वल टू R/N हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भाई R मैक्स और R मिनिमम का रेशियो कितना है, तो ये अपने को याद रखना है N²। एक सवाल और आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि पैरेलल के केस में क्या क्या सेम और क्या डिफरेंट होता है। तो करंट याद रखिएगा, करंट यहाँ पर डिफरेंट होगा और पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। ठीक है भाई, ये दिमाग में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो 11 क्वेश्चन के बाद अब हम आज बात करते हैं फिर से किसकी, तो 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा जान लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है हीट प्रोड्यूस्ड द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, फ्लो द करंट आई। हीट की वैल्यू की बात करता है। तो देखिए हीट का फॉर्मूला अपने को याद रखना है I²RT, जो कि कहीं ना कहीं सी वाले ऑप्शन से मैच करता है। I²RT याद रखिएगा। यहाँ से इस फॉर्मूला को चाहे तो और बनाया जा सकता है, जैसे आई का वैल्यू V/R होता है, तो V/R का स्क्वायर करके RT कर दें तो बाबू ये हो जाएगा V²/R² डॉट में RT, तो R से स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा V²/R इंटू में T। तो यहाँ से हीट का कंसेप्ट हमारे पास I²RT भी आ सकता है, V²/RT भी आ सकता है। ठीक है। और एनर्जी का फॉर्मूला आप यहाँ से चाहें तो VIT भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ एनर्जी का यूनिट आप जूल ले सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर, ये याद रखिएगा, किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर का वैल्यू होता है भाई साहब 3.6 × 10⁶ जूल, ये याद रखिएगा। ठीक है। जैसे कि इसको थोड़ा सा और आगे करें तो किलो का मतलब 1000 होता है, वाट का मतलब जूल पर सेकंड होता है, आवर को 3600 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सबको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ जाता है। तो याद रखिए किलो आवर जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, ये याद रखिएगा। इस यूनिट को हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, BOT इसको कहा जाता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है। उसके बाद बाबू 13 नंबर क्वेश्चन एक है कि वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर। तो यहाँ से देखिए एक कंसेप्ट आता है, उसको आप याद रखिएगा, रेजिस्टेंस के तौर पे कलर कोडिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा भैया कि B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ wearing गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो ध्यान से रखिएगा इसको, यहाँ पे नंबर कौन कौन सा दिया है किस कलर को, तो बी ब्लैक 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और गोल्ड को 5% दिया गया, सिल्वर को 10% दिया गया। अब कोई कलर ना हो तो 20% दिया गया। ये बात दिमाग में रखिएगा। ब्लैक ब्राउन, ध्यान से समझिएगा, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, ठीक है, ये कलर के नाम है और उनको ये नंबर दिया गया। तो जैसे सवाल पूछा इसने कि ग्रीन को कितना नंबर दिया जाए, ग्रीन का कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, तो ग्रीन इसमें देखिए कहाँ है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, ग्रीन 5वें नंबर पे है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस पर से एक सवाल पूछ ही लेता है। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए ऐसे रजिस्टर दे देगा और यहाँ कलर के नाम लिख लेगा। जैसे मान लीजिए पहला कलर इसने रेड लिख लिया, दूसरा इसने मान लीजिए येलो लिख लिया, और तीसरा मान लीजिए इसने ब्लू लिख लिया, और चौथा जो है इसने मान लीजिए गोल्ड लिख दिया। इसको देख करके उसने कहा कि भाई इसके रेजिस्टेंस निकालें। तो देखिए 2 कलर तो ऐसे एज इट इज उतर जाते हैं। रेड की यदि बात करें तो 2 नंबर पे है पहला, उसके बाद से येलो है, येलो कितने नंबर पे भाई 4 नंबर पे। तीसरा मल्टीप्लायर होता है, तो मल्टीप्लायर कितना है ब्लू, तो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू, ब्लू कितने हैं 6 पे, तो ये 10 to the power 6 होगा। प्लस माइनस जो हमारे पास टॉलरेंस के रूप में गोल्ड है, गोल्ड को 5% ओम, ये आंसर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा बाबू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ध्यान से समझना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस में E2 बाई में m होता है, ठीक है। यदि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो यह E2 बाई में m हो जाता है। तो यहाँ से देखें तो हम VD प्रोपोर्शनल देख लेंगे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि बी नंबर ऑप्शन से मैच करता है, ठीक है। एक फॉर्मूला इसमें करंट का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, वो होता है INEVD। यहाँ से हम I प्रोपोर्शनल VD भी लिख सकते हैं, और यहाँ से यदि हम VD का वैल्यू निकालें तो I अपॉन में ANE भी लिख सकते हैं। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। इसी में एक टर्म आता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है भाई साहब मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला VD बाई में E होता है। VD की जहाँ तक बात करें तो VD का ये वाला रिजल्ट आप यदि रखते हो E2 बाई में m, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपना है ही है, तो E से E कट जाता है, तो E2 बाई में m हो जाएगा। तो मोबिलिटी का रिजल्ट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर एक कंसेप्ट होता है जिसको हम J कहते हैं, और J का नाम है भाई साहब करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा। करंट डेंसिटी पहली बात याद रख लीजिए कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है भाई साहब। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और J इज इक्वल टू करंट अपॉन में एरिया होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भाई। तो J इज इक्वल टू हो जाएगा आपका करंट अपॉन में एरिया। करंट के लिए क्या लिखते हैं एम्पियर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट यदि डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो एम्पियर का A, इसका L का पावर -2, तो यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा किलोवाट आवर, तो ये याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। BOT जो यूनिट है हमारा, वो एक्चुअली यूनिट होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है भाई साहब किलोवाट आवर। और 1 किलो, किलो का मतलब 1000 हो गया, वाट का मतलब जूल पर सेकंड हो जाएगा, और आवर को हम लिखते हैं कितना 3600 सेकंड, ठीक है। तो सेकंड से सेकंड आप इसको कट करोगे तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल यूनिट इसका किसका हो जाएगा, किलोवाट आवर यूनिट एनर्जी का हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पावर से भी रिलेटेड बात जब हो ही रहा है तो कर लिया जाए। पावर का कंसेप्ट होता है एनर्जी बाई टाइम, मतलब एनर्जी होता है VIT बाई टी, टी से टी कट जाएगा तो खाली क्या आएगा VI आएगा। तो पावर का फॉर्मूला एक VI भी होता है, उसके अलावा V²/R भी होता है, उसके अलावा I²R भी होता है। तो कुल मिलाकर के पावर का ये वाला फॉर्मूला अपने को याद रखना है, ठीक है। और पावर का जो यूनिट होता है भाई साहब ये वाट होता है, और 1 वाट जो होता है ना बाबू, ये होता है जूल पर सेकंड। इस बात को दिमाग में रखिएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पावर इज इक्वल टू जो वर्क डन बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम लिखते हैं तो इसका डायमेंशन बताइए। तो वर्क का क्या रिजल्ट होता है, तो ML2T-2 और टाइम का T, तो रिजल्ट मस्ट भी हो जाएगा ML2T-3। क्लियर है। तो पावर का यूनिट डायमेंशनल फार्मूला हमारा ये हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हम 14 नंबर क्वेश्चन कर लिए। फिर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं
आगे और बढ़ते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से पूछना स्टार्ट करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर करंट डेंसिटी। तो वही बात है कि जे से रिप्रेजेंट करते हैं, आई अपॉन में एरिया इसका फॉर्मूला होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कंसेप्ट होता है, ये अब कहीं हो जाएगा। इसका डायमेंशन लिखे तो 80L का पावर -2 हो जाता है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा और हम चेंज करें तो जे इज इक्वल टू, चूंकि आई अपॉन में एरिया देखा, आई का फॉर्मूला एक होता है ANEVD, अब आई में एरिया से एरिया कट गया, NEVD भी हो सकता है, तो जे का रिजल्ट हो जाएगा NEVD भी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। फिर थोड़ा सा आगे आ जाइए, कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मीटिंग करंट एट द जंक्शन इज द जीरो। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, देखो भाई किरचॉफ से, ठीक है ना। तो देखिए किरचॉफ से क्वेश्चन आता है, किरचॉफ्स लॉ से। पहली बात तो याद रखना है कि ये दो लॉ होते हैं, एक KCL हो जाएगा और एक KVL हो जाएगा। KCL ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ध्यान दीजिएगा। KCL जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है, पहली बात। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि इसी में समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, मतलब मीटिंग करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0, KCL ही कहता है। KVL कहता है कि सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, और ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पर सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहाँ पर ऑल मीटिंग करंट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 0। तो KCL KVL से ये भी सवाल आने के चांसेस बनते हैं। KVL को ही हम लूप लॉ कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को हम मेश लॉ भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना, चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इसको भी जान लेना जरूरी है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन चार्ज Q मूविंग विद द वेलोसिटी V इन द मैग्नेटिक फील्ड B इज। तो देखिए फोर्स का रिजल्ट पूछता है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं QVB साथ में साइन थीटा। इसको थोड़ा सा वेक्टर के फॉर्म में तोड़ देते हैं यदि हम, तो ये हो जाता है Q इंटू में V क्रॉस B, क्योंकि आपको पता है कि A क्रॉस B जो हमारा रिजल्ट है भाई साहब, ये हो जाता है AB साइन थीटा। ठीक है, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा V क्रॉस V क्रॉस B, तो ये रिजल्ट है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। यहाँ से हम चाहे तो फर्दर आगे भी बढ़ सकते हैं, क्या कि मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री कर देते हैं, तो भाई सीधा सवाल है फोर्स का रिजल्ट कितना हो जाएगा QVB। तो यहाँ से B का वैल्यू निकालते हैं तो F अपॉन में QV होता है। इस B की बात करें तो इसका यूनिट याद रखिएगा टेस्ला होता है। ठीक है भाई, ऐसा यूनिट इसका टेस्ला होता है, CGS इसका गॉस होता है। ठीक है, CGS इसका क्या होता है, गॉस होता है। F बाई में QV, तो इस B का यूनिट यदि डायमेंशन निकालते हैं तो MLT-2 हो जाता है, चार्ज के लिए AT, वेलोसिटी के लिए LT-1, ये कट जाएगा, रिजल्ट -T + T कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा MT-2 A-1। तो B का डायमेंशनल फार्मूला भी लिखा जा सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए अभी डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का हमने बोला था QVB साइन थीटा, तो अपने को याद ही है। यहाँ से आप B निकालोगे तो F अपॉन में QV, और इसी को हमने भाई साहब यहाँ पे निकाल रखा है, और वो रिजल्ट है MT-2 A-1। अच्छा, एक बात और हम क्लियर कर दें, कहीं पर I और A लिखा हो तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग चलें तो यही सही होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बुकों में I लेकर के चला है। क्योंकि करंट का फंडामेंटल देखिए A होता है, तो नियमतः A लिखना चाहिए, बट कहीं कहीं पर I लिखता है, कोई बात नहीं, लिखा है तो लिख सकते हैं। तो इसी डायमेंशनल फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MT-2 A-1 जो लिखा है बाबू, इसको हम लिख सकते हैं MT-2 I-1। तो MT-2 I-1 कहीं है तो उसको लिख सकते हैं, जैसे कि MT-2 I-1, इधर उधर लिखे कोई दिक्कत नहीं है, L नहीं है तो पावर 0 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। इसमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो F का फॉर्मूला वहां पर याद रखिएगा BIL साइन थीटा भी होता है। ये भी फॉर्मूला अपने को याद रखना है, कहीं जरूरत पड़ी तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद से आ जाए हम किस पर, बायोट सावर्ट्स लॉ। तो बायोट सावर्ट्स लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को याद रखना है, वो होता है μ0/4 आइडियल साइन थीटा बाई में R²। यहाँ तक याद रखना है। यहाँ से यदि इसको हम वेक्टर के फॉर्मेट में तोड़ें तो यही फॉर्मूला हो जाएगा भाई साहब, μ0/4
आइडियल साइन थीटा बाई में आर स्क्वायर और यहाँ आर कैप कैप लगाना है भाई सब पहले। यदि कैप को हम हटा देते हैं तो ये फॉर्मूला अगेन बन जाता है, ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू में डी एल क्रॉस में आर, सॉरी यहाँ थीटा नहीं रहेगा और यहाँ हम आई डी एल क्रॉस में यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं आर वेक्टर, तो बाई में यहाँ पे आर का पावर 3 हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को याद रखना है भाई। तो डी एल क्रॉस आर का पावर 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ से एक और सवाल भी पूछ सकता है कि जो म्यू नॉट बाई में 4 पाई है, इसका रिजल्ट याद रखिएगा 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, अर्थात म्यू नॉट का जो यूनिट लिखना होगा तो लिख लीजिएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर है, तो यहाँ से ये भी सवाल आने के चांसेस बनते हैं। तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस हो गए बाबू? 19। टोटल हम 35 क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करते हैं बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि कल पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या है। तो अब आइए हम बात करते हैं भाई सब मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन पूछता है मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड। तो मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देख लीजिए जिस तरह से बिहार बोर्ड आपसे पूछता है उसी तरह की बात हम बताने वाले हैं। तो एम का फॉर्मूला होता है भाई साहब आई इंटू में ए, करंट इंटू में एरिया, लेकिन यदि नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए तो फॉर्मूला हो जाता है एन आई ए। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो एम वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई इंटू में ए। यूनिट की यदि हम बात करें तो एरिया आई इंटू में एरिया है, तो आई के लिए एम्पियर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो एम्पियर का ए, इसका एल का पावर 2। ज़्यादा गुस्साइएगा तो लिख सकते हैं m0 L2 T0 A। यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं है, तो यहाँ से भी सवाल आने के चांसेस खूब बनते हैं। यहाँ आ जाइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में कुछ खास नहीं। अच्छा हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल जो देखते हैं। तो 21 नंबर सवाल में गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड सवाल पूछता है। तो यहाँ पर एक सवाल तो आप ये भी याद रखिएगा, टॉर्क इसमें निकलता है बिना साइन थीटा, है ना, बिना साइन थीटा। और यदि क्वेश्चन में हम कह दें कि थीटा का वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है तो टॉर्क का फॉर्मूला बिना हो जाता है। देखिए इसका डेरिवेशन कराते तो आपको बताते कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये हो गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू बिना। यहाँ पर इस बात को हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ध्यान रखना है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। और एक टॉर्क का फॉर्मूला K5 भी होता है, इसको हम कहते हैं भाई सब ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, है ना, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो इन दोनों को यदि हम इक्वेट करते हैं तो बाबू ये हो जाता है BINA और साथ में हो जाता है K5। अब यहाँ से I निकालते हैं तो बच्चा K5 बाई में बना हो जाता है। अब यहाँ पर याद रख लेना है कि फाई जो है, अब फाई कह रहे हैं, के कह रहे हैं, अब बना कह रहे हैं, इसको हम जी कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। अर्थात तब हमारे पास आई इज इक्वल टू कितना आ जाता है, जी फाई आ जाता है, जहाँ पर जी का वैल्यू कितना हमारे पास ये है। इसी को हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखिए, इसको के भी कहते हैं, सी भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो यहाँ जानने के बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछने के चांसेस बनता है सेंसिटिविटी को लेकर के। ठीक है, जैसे करंट सेंसिटिविटी कहता है तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू हम बात करेंगे, डिफ्लेक्शन 5 है और आई का वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, आई का वैल्यू K5 में बना है, बना ऊपर चला जाएगा तो 5 से 5 कट जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा बना के, है ना। तो करंट सेंसिटिविटी कभी भी पूछे तो आप लिखेंगे क्या भाई, सब बना के। अब वहीं पर एक कंसेप्ट पूछा था वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज मतलब कि IR, फिर इसको सॉल्व करें बाबू तो हमारे पास रिजल्ट वही आ जाता है बना कर। क्लियर है, तो वोल्टेज सेंसिटिव पूछे तो ऐसे, करंट सेंसिटिविटी पूछे तो ऐसे, और इसका डेरिवेशन टर्म का पूछता है तो आप I इज इक्वल टू इतना, फाई को हम डिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, फाई हमारे पास डिफ्लेक्शन हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसका PDF भी हम आपको ना आपके ग्रुप में डाल देंगे, तो वहां से भी आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आ जाइए इधर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो ध्यान से देखिएगा, इसको QM से रिप्रेजेंट करते हैं पोल स्ट्रेंथ को, एम्पियर मीटर इसका यूनिट होता है, तो सी भाई इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर मीटर इसका यूनिट होता है पोल स्ट्रेंथ का, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं। QM से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर मीटर इसका यूनिट होता है। ठीक,
तो यहाँ से ये भी हमारा पुल स्ट्रेंथ आ जाएगा। एम्पियर मीटर के अलावा इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछे तो AL होता है। आज ज़्यादा खुश होइएगा तो M0L T0A हो सकता है, जो नहीं है उसका पावर 0 कर दीजिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो रिलेटेड टू टॉर्क क्वेश्चन पूछ लेता है। तो टॉर्क में क्वेश्चन देखिए इस तरह से पूछता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला अपने को याद रखना है बिना साइन थीटा, ठीक है भाई साहब, बिना साइन थीटा। तो बिना साइन थीटा का टॉर्क ये हो जाता है, लेकिन यहाँ देखो भाई इस तरह से पूछा है तो आपको तो अभी भी अपने पढ़ा ना, M इज इक्वल टू NIA होता है, NIA होता है तो NIA की जगह पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला MB साइन थीटा होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यही टॉर्क वेक्टर के फॉर्मेट में M क्रॉस में B हो जाता है। क्यों M क्रॉस में B हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है भाई कि A क्रॉस B कितना होता है, AB साइन थीटा। तो कुल मिलाकर के इसके आधार पर इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला MB साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू इतना लिखा जा सकता है। फिर से वही बात हम कहें कि टॉर्क हमारा जो है एक एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क। टॉर्क का यूनिट कितना होता है भाई सब, न्यूटन मीटर। तो फॉर्मूला डायमेंशनली कितना होता है, इसको भी कराया है। तो न्यूटन के लिए आप ML/T-2, इसके लिए L, तो रिजल्ट मस्ट भी हो जाएगा ML/T-2। आप कह सकते हैं सेम एज वर्क, सेम एज वर्क और एनर्जी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर 23 क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन पूछता है कि द रिलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक ऑफ लेंथ ऑफ LM। तो इसको आप क्लास में लिखवाए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा 5/6 ऑफ LG, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा समझ लेना है कि इफ डेल इज द एंगल ऑफ डीप एट अ प्लेस देन एक्सप्रेशन ऑफ टेन डेल। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आता भी है क्वेश्चन कि हम यहाँ पर यदि इसको हम मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेल बना दें तो एक कंपोनेंट हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, एक कंपोनेंट हमारा वर्टिकल होता है। तो इसको भाई BH कहते हैं, इसको BV कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि यदि हमको BE लिखना हो तो हम लिखते हैं BH कॉस डेल, जिसके साथ एंगल बनता है। आप BE इज इक्वल टू BH कॉस डेल, BH इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं BE कॉस डेल, ठीक है। अब BV लिखना हो तो हम लिख सकते हैं BE साइन डेल, ठीक है। ये दो फार्मूला अपने को याद रख लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम कहें BH इज इक्वल टू BE कॉस डेल, BV इज इक्वल टू BE साइन डेल। तो इसके आधार पर हम कहेंगे कि यदि BH का वैल्यू, देखिए ये वाला भी रिजल्ट आता है, ये वाला भी रिजल्ट आता है। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए बाबू। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो BV अपॉन में कितना, BH। BV का वैल्यू हो जाता है BE कितना, साइन डेल, और BH का वैल्यू हो जाता है BE कितना, कॉस डेल। BE से BE कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, टेन डेल आ जाएगा। तो हम इसलिए आपसे कह सकते हैं कि टेन डेल इज इक्वल टू BV बाई में कितना हो जाएगा, BH। इसीलिए यहाँ पर डेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स BV बाई में कितना, BH। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ से भी सवाल पूछ सकते हैं। नहीं तो यहाँ से एक और सवाल पूछ सकता है, जैसे आप कह रहे हो कि BH इज इक्वल टू B